हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रांस में जो विद्रोह जो क्रांति हुई है वो किस कारण और कैसे हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज द स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। मतलब 14 जुलाई को सुबह के टाइम पे क्या हुआ था, पेरिस जो सिटी है उसमें एक अलार्म सा बज गया। एक अलार्म मतलब एक शोर सा हो गया। शोर किस चीज़ का हुआ? द किंग हैड कमांड ट्रूप्स, मतलब कि जो किंग है वहाँ का जो राजा है उसने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को सिटी में उतार दिया है लड़ाई के लिए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून आफ्टर, मतलब कि रूमर्स मतलब एक अफवाह एक मतलब एक बिना सोची समझी जो होती है बात, मतलब जो बात फैलना, वो बात इतनी फैल गई कि वो जो आर्मी के लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं राजा के, वो मतलब बाहर उतर गए सिटी में और वो सिटीजन पे फायर करेंगे। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government building in search of arms. अब जब पता चल गया, इतनी अफवाह फैल गई कि सिटीजन को मारेंगे, फायर करेंगे, तो क्या हुआ था, 7,000 जो मैन और वुमेन थी वो सब इकट्ठे हो गए। कहाँ पर? टाउन हॉल में। और डिसाइडेड टू फ्रॉम अ पीपल्स मिलिथिया में इकट्ठे हो गए। और उन्होंने क्या सोचा, मतलब उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में वो तोड़नी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बिल्डिंग तोड़नी शुरू कर दी। मतलब गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम? जो किंग है उसकी बिल्डिंग को तोड़ने शुरू कर दी अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि एक अफवाह फैल गई थी कि मतलब वो लोग तो सबको मार देंगे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। मतलब जो क्या था, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, जो लोगों का ग्रुप था वो चलते चलते क्या हुआ था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में इकट्ठा हो गया था, स्टॉर्म द फोर्टलेस प्रिजन। और उसने क्या करा था, जो उसकी फोर्टलेस प्रिजन थी, प्रिजन मतलब जो जेल थी, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस्टाइल। मतलब जो दोस्तों वो जो उसकी जेल थी राजा की, उसको हम क्या कहते हैं, बेस्टाइल। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनेशन, मतलब वहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा जाता था, तो वहाँ पर उनको रखा जाता था जो लोग थे। इन द आर्म फाइट दे फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड इन द प्रिजन रिलीज सो देवर ओनली 7 ऑफ देम। तो उन्होंने क्या करा, जो आम पब्लिक थी उसने बेस्टाइल पे हमला कर दिया, जो वहाँ की जेल थी राजा की, और वहाँ पर जो भी जितने प्रिजन थे उन सबको रिलीज़ कर दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने रिलीज़ करा प्रिजन को तो ओनली कितने 7 ऑफ देम, सिर्फ 7 प्रिजन थे उनमें। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. जो बेस्टाइल है, अब आते कई बार क्वेश्चन आता है कि बेस्टाइल क्या है। बेस्टाइल एक राजा की एक ऐसी पावर थी, एक डिस्पोटिक पावर थी जिसको सब लोग हेट करते थे। एक राजा की तानाशाही की पावर, उसको क्या कह सकते हैं हम, बेस्टाइल को क्या कह सकते हैं, तानाशाही की जो पावर थी वो। The fortress was demolished and its stone fragment was sold in the market to all house who wished to keep a souvenir of its destruction. जो फोर्ट्रेस मतलब जिसको बेस्टाइल को इन्होंने मारा था, तोड़ा था, उसके जो स्टोन से वो जगह जगह मार्केट में बिकने लगे। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it was the beginning of a chain of events that ultimately led to execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, why did they happen? अब इसमें बताएंगे, इस पैराग्राफ में बताया गया था कि मतलब कि इतना प्रोटेस्ट करने लग गए थे लोग राजा को, कि जिससे कि क्योंकि उनको खाने के लिए भी मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। जो ब्रेड थी वहाँ तक कि उसकी हाई प्राइस कर दिए गए थे, जिससे कि लोग अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अब आएगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब फ्रेंच सोसाइटी क्या थी उस टाइम पे, जब लेट 18th सेंचुरी के टाइम। अब देखेंगे इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असैसिन द थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब जो लुइस 16 था बर्बन फैमिली का, बर्बन फैमिली क्या है, ये हमारा बिस्कुट नहीं है बर्बन फैमिली, ये क्या है, एक जो राजा की जो फैमिली है उसका नाम था, उसकी जो कास्ट होती है बर्बन फैमिली। तो फिर क्या था, लुइस 16 था उसका बर्बन फैमिली का, जिसको हम राजा बना दिया गया था। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoine. अब वो क्या था, सिर्फ 20 साल का था जब उसको राजा बना दिया गया था, और उसकी शादी किससे हो गई थी, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी।
अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्पटी ट्रेजरी। अब क्या हुआ था, जब उसको राजा बना दिया गया था, उसको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको राजा बना दिया गया था। उसने क्या देखा कि मेरा तो जो जितना भी वो था, राजा का जो भी था राजकोष, वो बिल्कुल खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ था, बहुत लंबी लंबी जब वॉर चली गई थी, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे जब फ्रांस ने बहुत लंबी वॉर करी थी, इससे कि वो बिल्कुल खाली होता चला गया था उसका राजकोष। एडिड टू दिस वॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्सट्रावेंजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। अब क्या था, जो राजा का जो महल था उसको क्या कहते थे हम, वर्साइल। तो जो वर्साइल था उसकी जो कॉस्ट थी उसको मेंटेन करने में ही इतना लग जाता था कि वो सारी कॉस्ट में ही चला जाता था, और उनकी जो वॉर थी उसमें ख़त्म होता चला गया उनका जितना भी पैसा था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब क्या हुआ था, जब लुई 16 ने क्या करा, लुई 16 अपना तो भैया राजकोष खाली है, लेकिन क्या हुआ, उसने अमेरिका की जो कॉलोनी थी उनको 13 अमेरिकन कॉलोनी जो थी उनको अपनी इंडिपेंडेंस देने के लिए उसने क्या करा, जो उसकी कॉमन एनिमी थी कौन, ब्रिटेन, उसके लिए लड़ाई करी, और जिससे कि 13 जो अमेरिका कॉलोनी है उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion। मतलब वो क्या हुआ था, जो उसका था वो कर्जा था वो 2 बिलियन से भी ऊपर चला गया। बिलियन लीवर्स मतलब जो फ्रांस की जो करेंसी है उसको बोलते हैं। लैंडर वो गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वो जो था, जो उनका था वो बढ़ता जा रहा था, और जो लोन था 10% और बढ़ता जा रहा था, जिससे कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। कौन, फ्रांस। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court running government office on university. The state was forced to increase tax, yet even the measure would not have sufficient. French society in the 18th century was divided into 3 states, and the only member of the third state पेड टैक्स। अब क्या हुआ था कि उसको तो अपना राजकोष भरना था, तो उसने क्या सोचा था कि अब मैं टैक्स लगाऊं, जिससे कि टैक्स लगाने से जो मेरा राजकोष है वो भर जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। तब उसने क्या करा, फ्रेंच सोसाइटी में 18th सेंचुरी में तो क्या था, 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, लेकिन 3 स्टेट में भी क्या होता था, ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वो ही पे करते थे, जो टैक्स थे वो पे करते थे। अब देख रहे होंगे आप साइड में क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या है, फर्स्ट स्टेट में क्या है, क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट में क्या आते हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एक्सेट्रा। उसमें पीसेंट और आर्टिस्ट भी आते हैं, और स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, वो सब आते हैं ये थर्ड स्टेट में। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके स्टेट में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूचर सिस्टम दैट हैड डेट मेक टू मिडल एज। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। अब इसमें बताया गया कि जो ओल्ड रिजिम किसे कहते हैं, जो 1789 से पहले का जो टाइम था उसको क्या कहते हैं हम, ओल्ड रिजिम। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे फिगर जो हमारी शो करा गई है, उसमें देखेंगे कि क्या था, पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेट। अब देखेंगे हम कि 90% जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो पीजेंट की थी, सिर्फ थोड़े से ही स्मॉल नंबर ऑफ जो थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था जो कल्टीवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और जो 60% जो लैंड था वो क्या था, नोबल्स के पास था या चर्च के लोगों के पास था, ये जो रिचर मेंबर थे वो थर्ड स्टेट के उनके पास था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड द नोबेलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। अब जो देखा था दोस्तों आपने कि फर्स्ट और सेकंड जो क्या था, क्लर्जी और नोबेलिटी। क्लर्जी क्या होते हैं, वो जो चर्च के लोग होते हैं, जैसे जो राजा चर्च के लोग होते हैं उसके बारे में, और नोबेलिटी मतलब जो राजा के लोग होते हैं। अब क्या था, उनको तो एक इन्जॉय, उनको तो एक ये मिल गया था बर्थ से, मतलब जैसे राजा के घर में जो भी पैदा होगा वो राजा का ही उत्तराधिकारी है, राजा के ही लोग होंगे। और क्लर्जी में भी ये होगा, जो चर्च के लोग हैं उनको मतलब जो भी इसका बेटा होगा वो भी चर्च का ही होगा, तो उनको बर्थ से ये अधिकार मिल जाता था कि भाई उनको तो कुछ काम नहीं करना, ना ही टैक्स पे करना है। The most important of these was exemption from paying tax to the state. The noble further enjoy feudal privilege. These include feudal dues which they extract from the peasant. Peasant was obliged to enter
रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी ऑन पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि नोबल्स को तो अधिकार मिल जाता था, उनको कोई भी पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो पीजेंट होते थे वो घर में भी काम करते थे, बाहर भी काम करते थे, और यहाँ तक कि उनको आर्मी में पार्टिसिपेट किया जाता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इन शेयर ऑफ टैक्स आर कॉल्ड तिथे। जो चर्च के लोग थे जिनको टैक्स पे करते थे, कौन? पीजेंट से जो पे लेते थे, पीजेंट जो उनको पे करते थे उसको क्या कहते हैं हम? तिथे। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स ऑन द स्टेट। अब ये सारा जो तिथे है वो कौन करता था? वो चर्च को देते थे। कौन? ये थर्ड स्टेट के लोग चर्च वालों को देते थे, उसको हम क्या कहते थे? तिथे। जो टैक्स देते थे उसको कहते थे तिथे। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। और अब वो सेकंड टैक्स कौन सा देते थे? डायरेक्ट टैक्स, उसके हम कहते हैं हम टैली। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वॉज लीव्ड ऑन आर्टिकल ऑन एवरी डे कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक सॉल्ट और टम्बाकू। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ दिस स्टेट थ्रो टैक्स वॉज बोर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन। अब क्या आता है इसमें? 3 टैक्स थे। एक तो फर्स्ट टैक्स था, उसे क्या कहते थे? तिथे, जो चर्च के लोग थर्ड स्टेट के लोगों से लेते थे। सेकंड टैली, जो डायरेक्ट टैक्स था, वो क्या लेते थे? वो लेते थे, क्या नाम है, वो गवर्नमेंट लेती थी। किससे? वो थर्ड स्टेट के लोगों से। और जो थर्ड और एक और टैक्स था वो कौन सा था? जो थर्ड टैक्स है उसको भी क्या था? वो भी हर एवरी डे की जो चीज़ें होती थी जैसे सॉल्ट और तंबाकू उसके ऊपर भी लगाते थे। जो बर्डन होता था फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो सब टैक्स मतलब थर्ड स्टेट पे इतना बढ़ गया था जिससे कि वो परेशान हो गए थे। अब आएगा द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव। अब वो होता है स्ट्रगल, मतलब वो कैसे अब स्ट्रगल कर सकते हैं सर्वाइव, मतलब रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो क्या करेंगे? कौन से? थर्ड स्टेट के लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो वही हो रहे थे इस टाइम। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन टू 1789। अब आप देखेंगे कि क्या था कि जो फ्रांस की तो जो प्रॉब्लम थी वो तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन पॉपुलेशन वो भी बढ़ रही थी। अब आप देखो कि पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी 1715 में कितनी? 23 मिलियन थी, और 1789 में कितनी हुई? 28 मिलियन। अब 23 से 28 मिलियन हो गई। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब ये तो होएगा ही कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, बच्चा बढ़ेगा, बच्चे और ज़्यादा होएंगे तो क्या होगा? खाने की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की खाने की डिमांड तो बढ़ेगी ना। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेट विद द डिमांड। अब क्या होता? जो प्रोडक्शन थी वो तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी वॉज रोज रेपिडली। अब क्या हो रहा है? प्राइस थे खाने के वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रही लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ेगी। इससे क्या होगा? जो खाने की चीज़ें वो महंगी होती रहती। मोस्ट वर्कर वॉज एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप वूज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पैक विद द राइज इन प्राइस। अब क्या होता? जो कई लेबर तो ऐसी थी जो डेली बेसिस पे थी, डेली बेसिस पे उनको पैसे मिलते थे, पर अब जब उनको पैसे इतने मिलेंगे नहीं थे, जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे, तो कैसे खाना लेंगे अपने लिए? सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच विडेंड। दिस बिकेम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब क्या हुआ था इससे कि मतलब जो पुअर और रिच की जो बीच की जो कमियाँ थी, जो वो थी खाई, वो बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में और एक ऐसी विपदा आ गई। क्या विपदा आ गई? ड्राउट, मतलब एकदम सूखा पड़ गया, जो हार्वेस्ट थी वो सारी ख़त्म हो गई। दिस लेड टू सस्टेन क्राइसिस। सस्टेन क्राइसिस मतलब एक किसी क्या कहेंगे? समथिंग दैट अक्वर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम मतलब एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम वेयर द बेसिक नीड्स सच एज फूड, वाटर एक्सेट्रा वर नॉट अवेलेबल। इसे हम क्या करेंगे? याद रखना इसको। सस्टेन क्राइसिस क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम वेयर द बेसिक नीड्स सच एज फूड, वाटर एक्सेट्रा वर नॉट अवेलेबल। मतलब एक ऐसा टाइम था जो लोगों के पास जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। थैंक यू।